वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स और हमारी यूनिट नंबर 2 रिवीजन सीरीज़। तो स्टूडेंट, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टडी किया कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है और उसके प्रिंसिपल के आधार पर हम उनके एप्लीकेशंस को भी डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा कि वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। आफ्टर दैट वी विल कंपेयर द EMFs ऑफ टू सेल्स also based on potentiometer principle. Then in our present video we have to discuss our next application, that is we have to find out internal resistance of a given cell using potentiometer. So let us start now. Determination of internal resistance of a cell by potentiometer method. तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका अरेंजमेंट देखेंगे। बिल्कुल वैसे ही आप जब सर्किट डायग्राम देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक बैटरी, एमीटर, रियोस्टेट और की, जब ये चारों कंपोनेंट सीरीज़ में होते हैं तो कलेक्टिवली ये ऑक्सिलरी सर्किट कहलाते हैं। तो हमारा पोटेंशियोमीटर ऑक्सिलरी सर्किट से कनेक्ट है। उसके बाद पॉइंट ए से हम एक सेल और एक एंड सेल का आप कह सकते हैं ए पॉइंट पे कनेक्ट है, दूसरा एंड जो कि से कनेक्ट है थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और उसके बाद हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स और की इसको लगाते हैं सेल के अक्रॉस। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो आप वैसे याद रख सकते हैं कि जो अपना था जिसके अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था उसके अंदर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेल और की थी, और यहाँ सेल के अक्रॉस रेजिस्टेंस और की है, ठीक है। तो आप इस तरह इसको इजीली याद रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि के को क्लोज करते हैं, ठीक है, और फिर रियोस्टेट की सहायता से पोटेंशियोमीटर वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो की को जो हमारी पोटेंशियोमीटर वायर है उसके ऊपर रब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमने रब किया तो J1 पॉइंट है हमारा AJ1, उसको हमने ले लिया L1, ठीक है। तो जो लेंथ आई है, ठीक है, जो सेल का EMF है, जो सेल का EMF E है, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ L1 ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर होगा। मतलब EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट के राइज हो जाएगा, तो हमारा EMF आ जाएगा KL1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स से सूटेबल रेजिस्टेंस को निकालते हैं और फिर K1 को प्रेस करते हैं, ठीक है। अब फिर से हम जोकी को पॉइंट ए से रब करना शुरू करते हैं और हम देखते हैं J2 पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ L2। देखिए हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल, जो सेल के दो टर्मिनल हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा लेंथ L2 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट के अराइज हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको दो इक्वेशन बनानी है। पहली कंडीशन क्या है कि आपने K1 को ओपन कर रखा है,
तो जैसे ही आप के को प्रेस करते हो तो रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो जो ईएमएफ है सेल का, ठीक है, वो हमारी जो J1 है, J1 लेंथ, इसके अक्रॉस से ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो सारा ईएमएफ ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ था इस सेल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ठीक है। तो ये हमारा E = KL1 बन गया। अब हम क्या करेंगे, K1 की को प्रेस करेंगे। तो K1 की को प्रेस करते ही रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस से ईएमएफ है वो फॉल हो जाएगा। तो चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R इज़ इक्वल टू लेंथ AJ2, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बिल्कुल वही रेजिस्टेंस हमारा पोटेंशियोमीटर वायर का होगा AJ2 लेंथ तक। तो यहाँ पर जो V पोटेंशियल है दोनों टर्मिनल के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट K राइज हो जाएगा, जो कि हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं, एक तो है E = KL1 और एक इक्वेशन है V = KL2। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली को दूसरी के साथ डिवाइड करेंगे तो एक तरफ आ जाएगा E/V = L1 L2। तो यहाँ पर आपके पास E/V की वैल्यू आ गई L1 L2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा फार्मूला था V = E - IR, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस फॉर्मूले से आपको तो R की वैल्यू निकालनी है, तो इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, IR को इस साइड लेके आएंगे। तो IR इस साइड आ गया तो ये हो जाएगा E - V। IR को इधर लेके आएंगे, V उस साइड चला जाएगा माइनस। तो आपको R की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आपकी ये इक्वेशन बन गई। देखिए ये आपने इक्वेशन पढ़ी थी, V = E - IR। तो IR आपको तो R की वैल्यू चाहिए, तो IR को इस साइड लेके आएंगे तो IR = E - V, ठीक है। और जब आप R की वैल्यू निकालेंगे तो I नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा E - V/I। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप यहाँ I की वैल्यू रखिए। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, तो यहाँ से I क्या हो जाएगा, V/R। तो स्मॉल r हो जाएगा E - V और R है ये यहाँ आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो R = E/V - E/E। R E से कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा। तो अब आपका जो R हो जाएगा वो हो जाएगा E/V - 1 में R, ठीक है। अब E/V की वैल्यू आप दोनों इक्वेशन से निकाल चुके हैं, जो L1 L2 है। तो यहाँ से R हो जाएगा L1/L2 - 1 R। अब L2 एलसीएम लेंगे तो L1 - L2, तो यहाँ से आपका एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, L1 - L2/L2 और मल्टीप्लाई बाय R। तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये। तो देखिए हमारे पास से L1 की वैल्यू भी है, L2 की वैल्यू भी है, और रेजिस्टेंस बॉक्स से जो हमने रेजिस्टेंस निकाला है R वो भी है। तो अगर हम इन सब की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हम स्मॉल r जो कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूले का यूज़ करके हम किसी भी सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो
तो स्टूडेंट्स ये 3 एप्लीकेशन थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स तो मोस्टली आते ही हैं, कई बार ये कंसेप्ट पूरा भी हमारा आ जाता है, तो इनको बिल्कुल अच्छे से करें। इसका बस एक ही मैंने आपको पहले बताया था कि एक ही की पॉइंट होता है, और वो क्या होता है कि आप जो पोटेंशियोमीटर वायर है ना, उसको एक रेजिस्टेंस मान के चलें, क्योंकि वो रेजिस्टेंस वायर है। अब जब आप जॉकी को रब करते हुए आगे बढ़ते हो, मतलब ए पॉइंट के ऊपर आपने जॉकी रखा, तो उस टाइम पे लेंथ 0 होगी लगभग पोटेंशियोमीटर वायर की, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप ऐसा मान लें। और जॉकी को जब ए पॉइंट से, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे ये आपका पॉइंट ए था, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। आपने यहाँ से गैल्वेनोमीटर लेके और ये जॉकी ले रखी है, ठीक है। अब क्या है, ये जो ए बी जो वायर है, ये एक प्रकार का आप रेजिस्टेंस मान लें, क्योंकि रेजिस्टेंस वायर एलॉय की है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की होती है। तो जब आप इसको ए पॉइंट पे रखते हैं, तो उस टाइम पे वायर की लेंथ क्या है, 0, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब आप इसको जॉकी को रब करते हुए ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो आपकी लेंथ यहाँ पे इतनी लेंथ आ गई, तो इसका रेजिस्टेंस होगा, तो इस रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। आपने एक एंड यहाँ रखा, दूसरा एंड आपने यहाँ पे रखा, तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे, तो ड्रॉप भी बढ़ता चला जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जो आपके सर्किट में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाया, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ा, तो रेजिस्टेंस के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो जो यहाँ पर फॉल इन पोटेंशियल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसी पे हमारी एप्लीकेशन बेस्ड है और इसी पे काम करता है कि आप लोग जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाओगे, तो वैसे वैसे ड्रॉप है वो बढ़ता चला जाएगा। तो फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। और 2 कंडीशन आपको प्रोवाइड करानी है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, एक हमारा आता है जूल इफ़ेक्ट, जूल लॉ बोलते हैं जिसको, और हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं। ये आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई भी हमारी कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, अगर कुछ समय तक उसमें करंट फ्लो होता रहता है, तो वो वायर गर्म हो जाती है, और उस वायर का जो गर्म होना है वही हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट या जूल हीटिंग इफ़ेक्ट कहलाता है, ठीक है। और इसी जो हम कहेंगे कि जो जूल हीटिंग इफ़ेक्ट है, इसके ऊपर बहुत से हमारे अप्लायंसेस बेस्ड हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक प्रेस, गीज़र, हीट कन्वर्टर, ठीक है। ये सारे हमारे जो रोड है, ये सारे हमारे जो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उस पर बेस्ड है, ठीक है। इनमें से करंट फ्लो होता है और कुछ समय के बाद ये गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जो जूल ने एक रिलेशन दी थी कि जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी जब किसी कोई कंडक्टिंग वायर है जिसका जो कोई भी आप कह सकते हैं कि कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है और उसमें I करंट फ्लो कर रहा है T टाइम तक, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² RT। तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² RT। ये हमारी रिलेशन है जो कि हम यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। अब जो हीट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, ये हीट आपकी जूल में है। अगर आप इसको कैलोरी में चेंज करोगे तो आपको पता ही है डिवाइडेड बाय 4.2, ठीक है। तो आप सीधा ये भी बता सकते हैं, अगर आपका आता है कि हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, तो इसमें आप बताओगे कि हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस R
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। और स्टूडेंट यहाँ पे आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर टी टाइम के लिए है न कि टेम्परेचर के लिए। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि यहाँ पर जो टी हमने ली है वो हमारी टी है, वो टेम्परेचर नहीं, वो टाइम के लिए है। कि आपको पता है जितने ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अब सवाल आता है कि काज ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट, कि हीटिंग इफ़ेक्ट है उसके क्या कारण है, कि भाई ऐसा क्या हो जाता है कि जब करंट फ्लो करता है किसी वायर के अंदर जिसका कोई रेजिस्टेंस है तो वो गर्म मतलब हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि देखिए जैसे ही हम किसी रेजिस्टेंस को जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे वो बैटरी है या सेल है, उससे कनेक्ट करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारा जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारा फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कराता है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, then they are collide with a number of atom या ion, they come front to these electrons। ठीक है, and each collision they give some kinetic energy to atoms या ions due to which their vibration will be increased and they were start to oscillate। तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव की वजह से उनके ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स से वो पॉजिटिव एंड की ओर ड्रिफ्ट होते हैं और रास्ते में जो एटम या आयंस होते हैं कंडक्टर के, ये उनसे टकराते हैं, कोलिजन होता है। जैसे ही टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी उनको दे देते हैं। एक बार वो थोड़ा रुकते हैं लेकिन फिर से उनको पीछे से फोर्स लगता है तो फिर से वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो प्रत्येक कोलिजन के अंदर वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहते हैं जिससे जो एटम या आयंस हैं उनकी थर्मल वाइब्रेशन बढ़ जाती है और धीरे धीरे हीट है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक आप कह सकते हैं तरीका है। ठीक है, आप इसको एक जर्नल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर भीड़ है और आपके पीछे कोई दबाव है जिसकी वजह से आप भाग रहे हो, तो रास्ते में जितने भी लोग आपसे टकराते जाएंगे तो वैसे वैसे विरोध है वो बढ़ता जाएगा, मतलब हीट है वो प्रोड्यूस होती जाएगी। तो ये एक सिंपल सा इसका काज है, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये था जूल हीटिंग इफ़ेक्ट और काजेज ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। तो आज हमारे जो यूनिट सेकंड है उसका टोटली रिवीजन हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो कुछ एस्पेक्ट भी आते हैं जूल हीटिंग इफ़ेक्ट के, ठीक है, वो जर्नल हैं, वो आप लोग स्टडी कर लेना। तो हमारा जो पार्ट या हम कह सकते हैं चैप्टर 3 इन एनसीईआरटी एंड यूनिट सेकंड इन प्रदीप फंडामेंटल, इसका रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज करें, प्लस में जो आपके फॉर्मूले आए हैं, फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनको करने की कोशिश करें। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोस्टली आप पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छे से करें। दूसरा जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड हैं हमारे, उन क्वेश्चन को अच्छे से करें, क्योंकि ये यूनिट है इसके अंदर हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा होता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं सीबीएसई की अगर हम बात करें तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू।